ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी के इस पावन बेला पर उपस्थित हमारे ज्वेलर्स ज्वेलर्स संस्था के अत्यंत कर्मठ और दूरदर्शी चेयरमैन जिनको कहा जाता है और जिनके परिवार का मैं सदस्य हूं, ऐसे राजेश रोकड़े जी या उपस्थित संस्था के ऊर्जावान उपाध्यक्ष श्री अविनाश गुप्ता जी, हमारे मिश्रा जी, माननीय झवेरी जी, सुवनकर सेन जी, नितिन खंडेलवाल जी, हमारे किरीट जी और सारे हमारे सामने बैठे हुए सारे मान्यवर, मैं सभी का नाम नहीं ले सका इसलिए आपको सबको क्षमा चाहता हूं। मैं इस कार्यक्रम में बड़े मुश्किल से आया हूं। आज नहीं आने का ही बहुत ज्यादा जो कि बहुत ज्यादा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है और राजेश रोकड़े जी का प्यार और आप सबका प्यार मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं राजेश रोकड़े जी, अविनाश जी, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मेरी इच्छा थी कि पूरा आपका जो यहाँ प्रदर्शनी चल रही है उसको भी देखे, लेकिन 3 दिन है, आज कल और कल भी है ना, तो निश्चित रूप से फिर प्रयास करूंगा आने का। आज माननीय नितिन जी, मुख्यमंत्री जी, मैं तीनों हम एक कार्यक्रम में है नागपुर में और मुझे 9:30 बजे आकर 10:30 बजे टेक ऑफ लेना है, तो 10:30 तो बज चुके हैं। आज नागपुर में एक हमारे दत्ता मेघे जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, पूर्व मंत्री, उनकी श्रद्धांजलि सभा भी है, इसलिए भी वह आवश्यकता है। तो इस भव्य इंडिया जेम एंड ज्वेलरी प्रदर्शन का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है और ये गर्व का ही समय है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मुझे बताया गया, रोकड़े जी ने जिस दिन मुझे उन्होंने आने का आग्रह किया, उसी दिन मुझे बताया था कि हम जो करने जा रहे हैं 9वां आयोजन है और रत्न और आभूषणों का एक संगम केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं है। ये जो आपने प्रदर्शन के माध्यम से मुंबई को सजोया है, बल्कि हमारे देश की कला, हमारे देश की संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्थाएं को मजबूत बनाने का एक प्रतीक इस प्रदर्शनी के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर हमारी जीवन की और हमारे जीवनी की जो विरासत है, कई साल पूर्व हमारी जो विरासत चलती आई है और सदियों से जो विरासत में हमें आभूषण गहने मिले हैं, उस गहने को भी और आकांक्षों को भी इस प्रदर्शन के माध्यम से संजोगा गया है। तो जिस प्रकार से प्रदर्शन का मैंने पूरा रूप देखा नहीं है, लेकिन मैंने जो समझा है, रोकड़े जी ने मुझे बताया है, तो हमारे 8000 साल की भारत देश की संस्कृति विरासत को याद रखने का प्रयास हमारे सारे भाइयों ने किया है, बहनों ने किया है। तो निश्चित रूप से हमारे आभूषणों में भक्ति भी है, शक्ति भी है, परंपरा भी है, व्यक्तिगत और सामूहिक विरासत भी इसमें संजोगी गई है। क्योंकि आप सब लोग जिस प्रकार से आभूषण बनाते हैं, तो हमारे भारत का जो वैभव है उस हर आभूषण में आता है। तो निश्चित रूप से इस 9वें संस्करण में और सफल आयोजन जब मैं देखता हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन नितिन जी, देवेंद्र जी सभी आ चुके हैं। उन्होंने अपने कई कार्यक्रम के माध्यम से दोहराया है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से देश को मजबूती देते हैं, तो एक अपने आप में एक इस कार्यक्रम में कितने प्रतिनिधि इसका महत्व नहीं है, इस कार्यक्रम की ऊंचाई को बहुत महत्व है।
तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ ये पूरी टीम जिस प्रकार से ये संस्करण करती है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रदर्शन के माध्यम से ये जो संस्करण है, ये जो मुझे लगता है, तो इसमें आभूषण जगत जो हमारा विश्व का है, इस आभूषण जगत में हमारा जो ये प्रदर्शनी का जो पूरा वीडियो जाता है, पूरा इसका रूप जाता है, फेसबुक पे जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, सोशल मीडिया में जाता है, तो एक दिशा निर्देशक बन जाता है। क्योंकि ये दिशा पूरे देश को मिलती है, विश्व को मिलती है कि हमारा इस प्रदर्शन के माध्यम से जब इसका रील घूमता है तो जिस प्रकार से एक भावना तैयार होती है हमारे हृदय में, सभी के, गरीब हो या अमीर हो, जो भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है। तो गहनों के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी संस्कृति का भी प्रदर्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से हो जाता है। इस कार्यक्रम से, संस्करण से 2-3 बातें भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है, प्रमोशन होता है और प्रोग्रेस का भी बहुत बड़ा यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रोग्रेस का भी एक नींव रखी जाती है। तो प्रोटेक्ट के लिए इसलिए मैंने कहा कि जो अपना पारंपरिक कौशल्य है और छोटे छोटे जौहरी है, इनके हितों की रक्षा करने का भी संस्करण के माध्यम से मजबूती देने का काम होता है। हमारी ये टीम छोटे छोटे उद्यमी को भी मजबूत करने का प्रयास करती है, इसलिए प्रोटेक्शन भी पूरे इस बिजनेस को आता है। प्रमोशन भी आपने इस माध्यम से किया है कि भारतीय कला वैश्विक पटल पर रखने का काम इस संस्करण से माध्यम से होता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमोशन इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है। और प्रोग्रेस, जब प्रोग्रेस की बात हम कहते हैं कि यहाँ पर तकनीक जो 21वीं सदी में 2047 के विकसित भारत में जो प्रोग्रेस करना चाहिए हमारे सेक्टर ने, हमारी इंडस्ट्री ने, उसका प्रोग्रेस का भी एक नींव इस संस्करण के माध्यम से रखी जाती है। और तकनीक और आधुनिकता के साथ व्यापार को निरंतर प्रगति करने का एक कार्यक्रम और एक सपना यहाँ पर सजाया जाता है। तो निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि प्रोटेक्ट, प्रमोशन और प्रोग्रेस, ये तीनों चीजों का संगम हमारा 9वां संस्करण है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात में जब रोकड़े जी कह रहे थे कि 12,000 करोड़ तक 12 लाख करोड़ तक व्यवसाय होता है पूरे इंडिया में ना, तो अब इस साल 15 लाख करोड़ हो जाएगा। तो जब इतना सब कुछ आप सब लोग जिस हिम्मत से सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से भारत की मजबूती को आगे लेके जा रहे हैं, तो 15 लाख करोड़ भी पार किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। निश्चित रूप से ये जो आंकड़ा है 15 लाख करोड़, ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि भारत का उद्यमी और उद्योग का भारत जो जीडीपी बढ़ाने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, तो जीडीपी जो बढ़ता है हर सेक्टर में बढ़ता है, एग्रीकल्चर में बढ़ता है, इंडस्ट्री में बढ़ता है, लेकिन सोने चांदी के व्यवसाय में और ज्यादा जीडीपी को मजबूती मिलती है। तो 15 लाख करोड़ का जब बिजनेस हो जाएगा तो देश में एक बहुत बड़ी जीडीपी की ताकत हमारी इस संस्था के माध्यम से तैयार हो जाएगी। 5 लाख लोग ज्वेलर्स जुड़े हुए हैं, ये बताया गया। ये महाकुंभ है, व्यापार का महाकुंभ है और लाखों लोगों को रोजगार देने का अवसर भी इस महाकुंभ के माध्यम से होता है। हमारे ज्वेलर्स का एक महाकुंभ है, उसको संस्करण हम कहते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ताकत वैश्विक पटल पे, भारत के पटल पे आप सब लोगों ने तैयार की है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो कारीगरों का कौशल है, आधुनिक तकनीक है, वैश्विक डिजाइन है, नीति और समर्थन भी है। जिस प्रकार से नीति हम तैयार करते हैं, उस नीति को लेके आगे लेके जाने का काम भी इस माध्यम से होता है। और जो कारीगरों का पसीना है और हमारे डिजाइनर जो उनकी दृष्टि है, तो हमारे देश की संकल्प को आगे लेके जाने का यही महत्वपूर्ण कार्य ये लोग करते हैं। अगर कारीगर अच्छे हो और कारीगरों के माध्यम से डिजाइनर्स अच्छे हो, तो निश्चित रूप से विश्व में हमारा जो आज स्थान बना है, इस वजह से बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि विकसित भारत 2047 हमें करना है, तो निश्चित रूप से मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और लोकल टू ग्लोबल, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया,
इसको भी आपने अपने सारे व्यवसाय में उतारा है। तो निश्चित रूप से हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो संकल्प सपना है वो पूरा करने का प्रयास हमारी इस स्कीम के माध्यम से हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी उद्यमी के पीछे ताकत से खड़ी है। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार काम करना चाहती है। यहाँ का राजस्व मंत्री होने के नाते राजस्व यानी सारी मालमत्ता होती है, तो राजस्व मंत्री होने के नाते मेरी जो जवाबदारी बन जाती है प्रोटेक्शन देने की। आपको वैसी जरूरत नहीं आती है, लेकिन जब भी रात बेरात अपराध कोई भी ऐसी घटना हो जाती है तो राजेश रोकड़े जी फोन करते हैं मुझे और हम लोग रात के 12 बजे 2 बजे निपटा देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सारी साइट सही है, उसके बावजूद भी किसी कारण से हमारे उद्यमी पे अन्याय हो जाता है और कोई कारण नहीं होता है। केवल ब्लैकमेलिंग होती है, केवल किसी को लूटने का प्रयास होता है, व्यापारी को डराने का प्रयास होता है, उद्यमी को डराने का प्रयास हो जाता है। उस समय सरकार की जवाबदारी होती है उद्यमी के पीछे खड़े रहने की। वो जवाबदारी पूरी करने के लिए ही हमारी सभी की ताकत, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, हम उद्यमी के पीछे खड़े रहेंगे तो देश आगे जाएगा। देश की शक्ति उद्यमी भी है और व्यापार व्यवसाय के पीछे अगर सरकार खड़ी रहेगी नहीं तो विकसित भारत का भी संकल्प पूरा नहीं होगा। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को पूरी ताकत देनी चाहिए और ये व्यवसाय तो ऐसा है आभूषणों का, इसमें तो पूरी ताकत सरकार की मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार पूरी ताकत से खड़ी है। मैं समझता हूं कि केवल ये उद्योग ही नहीं है, तो इंडिया का ब्यूटी एम्बेसडर सेक्टर भी है। तो इंडिया का ब्यूटी एम्बेसडर सेक्टर होने के नाते इस व्यवसाय को संभालना, इस पूरे कुंभों को संभालना, ये जवाबदारी भी बनती है। निश्चित रूप से यहाँ से निकली हुई चमक महाराष्ट्र की मिट्टी और भारत की प्रतिमा की पहचान बनेगी। मुंबई और महाराष्ट्र के पास सब कुछ है। आप महाराष्ट्र में आए हो सभी, हैदराबाद से अभिजीत जी आए, अविनाश जी, सब महाराष्ट्र में आप सब लोग पूरे इंडिया से आए हो। तो इंडिया की जो पहचान है वो महाराष्ट्र भी है और महाराष्ट्र में कुशल कारागिर भी है, परंपरा भी है, आधुनिक परियोजना भी है और वैश्विक व्यापार की पहुंच भी है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र आपके सारे सपनों को आगे लेके जाएगा। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ कहना है, लेकिन मेरा थोड़ा समय कम है। मैं बहुत कुछ कहने के लिए आया हूं, लेकिन हम सब लोग संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में बल्कि पूरे दुनिया में ज्वेलरी हब हमारा भारत बन जाए। हमारा भारत ज्वेलरी हब बन जाए, इसके लिए हमें काम करेंगे। पूरे अमेरिका जाए, जापान जाए, विश्व में कहीं भी जाए, 194 देशों में, 194 कंट्रीज में, तो वहां इंडिया ये ज्वेलरी का हब है, ऐसा डेसिग्नेट होना चाहिए। इसलिए हमको सबको काम करना है। केवल नियम बनाना, कायदे करना, ये नियम यही काम। तो सरकार का काम होता है उद्यमियों को आपके व्यापार के मार्गों को और सुलभ बनाना और ज्यादा उसको ताकत देना। वो भी सरकार हम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग हम करना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं। हमारी सरकार का इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकारी योजना को भी आप कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं और सभी नियमों की जानकारी आप साझा कर रहे हैं। तो सरकार जो कुछ कर रही है, जहां थोड़ी सुधार की आवश्यकता है नक्की करेंगे। कुछ सुधार की आवश्यकता है। कुछ डिमांड राजेश रोकड़े जी ने पिछले बार एक निवेदन से की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुझसे मिले थे, बहुत सी विषय उन्होंने लाए थे। तो सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है। सरकार ऐसा नहीं है कि भाई केवल कायदे बना रही है, कायदे के साथ साथ सरकार रास्ता कैसा अच्छा मिले उद्यमियों को, वो भी काम सरकार करना चाहती है। तो निश्चित रूप से ये करे। मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा, हॉलमार्किंग की पिछले बार जो समय की मांग है, हॉलमार्किंग तो केवल हॉलमार्किंग नहीं है, वो हमारे जो ग्राहक है उनको भी भरोसा दिलाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की साख भी रखने का काम और हमारे ज्वेलरी की साख रखने का काम हॉलमार्किंग करती है। तो निश्चित रूप से इसमें भी सामने जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। नए कानून भी है, चुनौतियां भी है, लेकिन मुझे विश्वास है
इस मंच पे जो मंथन होगा, इस मंथन में हम चुनौतियों को भी निपटेंगे और सही रास्ता भी मिलेगा। ये विश्वास मुझे इस डायस से और आप लोगों से है और उसमें मैं भी आपके साथ शामिल हूं। तो निश्चित रूप से जो भी रास्ते में कुछ अड़चने आई तो हम लोग साथ में हैं। थोड़ा सा चैलेंजेस है, विश्व में जिस प्रकार से परिस्थिति बनी है, वॉर की परिस्थिति, ऐसे में सोने चांदी के भाव रोज जिस प्रकार से झटका देते हैं, तो कभी अच्छा कभी बुरा, तो निश्चित रूप से ये भी चुनौती है। उस चुनौतियों को भी ऐसे चुनौतियों को भी हमें सामने जाना पड़ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने मुझे कहा राजेश रोकड़े जी परसों की विजिलेंस कमेटी भी आपने बनाई। देखिए कि कितना इनिशिएटिव, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, सरकार करती है विजिलेंस कमेटी, लेकिन आपके इस जो हमारी टीम है, ये टीम ने निर्णय लिया कि हमारी एसोसिएशन विजिलेंस कमेटी बनाएगी। तो विजिलेंस कमेटी जब बन जाती है तो हमें सारे लोग बंधनकारक हो जाते हैं। सरकार की विजिलेंस कमेटी के बजाय हमारी खुद की विजिलेंस होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कदम आप लोग पारदर्शिता को निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा। मैं समझता हूं कि ये गोल्ड क्लस्टर बनाने का विचार जो आप लोगों का है, नागपुर में तो शुरुआत बिल्कुल जोरदार हो रही है। ये गोल्ड क्लस्टर जब बनेगा तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, लागत भी कम होगी, मिलेगा। क्लस्टर बनने से बहुत फायदे होते हैं, फायदा होता है। बहुत दिन से रोकड़े जी मुझे कह रहे हैं 5 साल में। मैं जब पावर मिनिस्टर था 2014 से 19, 5 साल, और एक्साइज मिनिस्टर था, उस समय भी मुझे कहा था, मैं पार्टी प्रेसिडेंट भी था महाराष्ट्र में, उसी समय मुझे कहा था कि हम क्लस्टर बनाएंगे। तो नितिन जी, देवेंद्र जी के साथ उन्होंने बात भी की थी, मेरे साथ भी बात की थी। मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे भी कहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा ये निश्चित रूप से अच्छा प्रयास है। हमारा महाराष्ट्र भी हमेशा व्यापार और वाणिज्य में अग्रणी रहा है और मुंबई तो केंद्र है, तो इसलिए आप सब लोगों का यह स्वागत भी है। राज्य सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है। अंत में राजेश रोकड़े जी, अविनाश गुप्ता जी, मैं आपके इस शानदार आयोजन को पुनः अभिनंदन करता हूं। आप जैसे उद्यमियों की मेहनत से भारत देश फिर एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये शुरुआत हो गई 21 सदी की, 2047 की। 90वें संस्करण में 2047 की नींव रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से आप सबका भविष्य उज्जवल रहे, आपके प्रदर्शनी की सफलता अच्छी रहे और आप नए कीर्तिमान स्थापित करें। और सब आयोजन में जिन जिन लोगों ने सहभागिता की है, महाराष्ट्र की पावन धरती पर मैं आपका सबका, महाराष्ट्र की सरकार की ओर से सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग आए, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं इस महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई की धरती पर। और हम सब लोग आपके जिस प्रकार से आपने आयोजन किया है, मैं समझता हूं कि मुझे आगे भी बुलाते रहे रोकड़े जी, नहीं तो ये कहेंगे कि एक बार हो गया आपका काम, अब दोबारा नहीं आना। तो निश्चित रूप से मैं आते रहूंगा, आपसे मिलते रहूंगा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे लगा कि मैंने आकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि आप जैसे बहुत अच्छे परिवार से जुड़ने का एक मौका मिला। जब हैदराबाद आऊंगा तो भाई साहब मिलेंगे, अविनाश जी। नहीं, सोने चांदी लेने नहीं आऊंगा, तो रोकड़े जी कर देते हमारा काम। तो चाय पीने पक्का होगा। आप वाइस प्रेसिडेंट, तो आपका पास आना ही पड़ेगा। हो सकता है कल आप रोकड़े जी की जगह जाएंगे। अच्छा, यही है क्या? मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, आपके जब वाइस प्रेसिडेंट करके मैंने कह दिया, आपके टीम आपके एसोसिएशन में इंटरवेंट करने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं सबको आमंत्रित भी करूंगा, आप सब लोग नागपुर आइए। नागपुर में महालक्ष्मी जगदम्बा जी का एक बहुत सुंदर मंदिर है। नागपुर में अब महाराष्ट्र की देश की सबसे ऊंची हनुमान जी स्थापित हो रहे हैं। 193 फीट के हनुमान जी वहां स्थापित हो रहे हैं और वह राजेश रोकड़े जी आप सबको लेके आएंगे। ये वादा आपने भी करना पड़ेगा। मुझे इतने दूर बुला लिया, आज नहीं आते हुए, तो आपको भी आना पड़ेगा। आप सब लोगों को नागपुर की पावन धरती पर सबको निमंत्रण है। आप सब लोग आइए, मेरे घर चाय पीजिए, नाश्ता करिए और आप सब लोग मिलकर हम नागपुर को भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे और महाराष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।